जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में, जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि पतली फिल्म द्वारा व्यतिकरण क्या होता है, इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से इसका पथांतर घटता है, किस तरीके से इसका पथांतर बढ़ता है। तो पथांतर घटने और बढ़ने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, x इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। यहां से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम पहुंचे, फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म ये ऐसा टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, सही तरीके से इस फिगर को समझिएगा। फिगर समझ में नहीं आया तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को अपनी एक्यूरेसी के साथ, फुल एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। तो इस फिगर को ध्यान से समझिएगा, किस तरीके से ये फिगर बनाया गया है, किस तरीके से ये फिगर समझ में आता है। तो आप देख रहे हैं 22 फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म। फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म क्या था, किस तरीके से फ्रेस्नेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म के साथ। बाय प्रिज्म का मतलब होता है दो प्रिज्म लेकर के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसीलिए उन्होंने नाम रखा बाय प्रिज्म। बाय का मतलब होता है डबल, तो डबल प्रिज्म थे। ब्रेसनेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डबल प्रिज्म के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम जानते हैं कि व्यतिकरण के लिए दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, आप ये सभी पढ़ चुके हैं। व्यतिकरण के लिए दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है, परंतु एक वर्णीय प्रकाश के एक स्रोत द्वारा भी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है। अगर एक स्रोत है और एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है तो तब भी व्यतिकरण को प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेस्नेल्स ने प्रकाश स्रोत के दो प्रतिबिंब प्राप्त कर उनकी सहायता से ही व्यतिकरण के फ्रिंज को प्राप्त किया। देखिएगा, फ्रेस्नेल्स ने किस तरीके से एक ही प्रकाश स्रोत से, जो एक ही वर्णीय प्रकाश स्रोत था, उससे व्यतिकरण के जो फ्रिंज हमें दो स्रोत से मिल रहे थे, वो एक ही स्रोत से उन्होंने प्राप्त किए और प्रूफ करके दिखाया कि एक स्रोत से भी व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त किए जा सकते हैं। तो उनकी व्यवस्था क्या थी, आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दो प्रिज्म, नाम ही से पता चल रहा है ब्रेसनेल्स बाय प्रिज्म। बाय प्रिज्म का मतलब होता है दो प्रिज्म। तो दो प्रिज्म A1 B और C, A1 B C एक प्रिज्म ये है और A2 B C एक प्रिज्म ये है। दोनों प्रिज्म को यहां पर आपस में टच करके रखा गया और इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है कि ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है, एक दूसरे से स्पर्श कराकर रखे गए हैं। और यह संयोजन क्या कहलाता है, द्विप्रिज्म कहलाता है। ठीक है, अगर आपको द्विप्रिज्म की परिभाषा लिखनी है तो आप लिखिएगा कि दो प्रिज्म A1 BC जो यहां पर हमें अभी बताया था, और A2 BC आधारों BC पर, आधार जो है इनके जो BC है, आधारों BC पर एक दूसरे से स्पर्श कराकर अगर रखे जाएं तो यह संयोजन क्या कहलाता है, यह कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, द्विप्रिज्म कहलाता है या बाइप्रिज्म। द्विप्रिज्म बोल सकते हैं, बाइप्रिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो प्रिज्म को हमने उनके आधार से सटाकर रख दिया है तो वो क्या कहलाता है, बाइप्रिज्म कहलाता है, द्विप्रिज्म कहलाता है। क्लियर है। आगे, दो प्रिज्म के अपवर्तन कोण, दो प्रिज्म के अपवर्तन कोण A1 तथा A2 कौन से हैं, यहां पर देख लीजिएगा, A1 और A2 जिनको हमने अल्फा से लिखा है। A1 और A2 के मान लगभग 0.5 डिग्री होता है। इसको आप वैल्यू को याद रख लीजिएगा, 0.5 डिग्री होता है दो प्रिज्म के अपवर्तन कोण का मान, जिसे हम किससे लिखते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अतः फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म का अपवर्तन कोण अत्यंत कम होता है। जब 0.5 डिग्री वैल्यू हमें देखने को मिल रही है तो फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म का जो अपवर्तन कोण है वो बहुत ही कम होता है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा, ये बातें आपको फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म को सही तरीके से अपनी एक्यूरेसी के साथ करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो जान लेते हैं इस फ्रेस्नेल्स बाय प्रिज्म के सेटअप के बारे में, किस तरीके से उन्होंने ये सेटअप किया था। ध्यान से देखिएगा, माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S की बारीक स्लिट प्रिज्म संयोजन की रेखा BC पर रखी है। ठीक है, प्रिज्म संयोजन की रेखा कौन सी है, ये वाली है, ये इसका मुख्य अक्ष है। क्लियर है। तो मुख्य अक्ष पर जो BC है, यहां पर एक बारीक स्लिट रखी हुई है। क्लियर है। नेक्स्ट में है कि प्रिज्म A1
BC, ये जो ऊपर वाला प्रिज्म है, इसको देखिएगा, प्रिज्म A1 BC से अपवर्तित होने के पश्चात, देखिएगा यहां से ये यहां गई है और यहां से ये यहां पर गई है, ठीक है, दो किरणें हैं, ये यहां से यहां पर गई, तो यहां से ये यहां पर गई है, ठीक है। तो प्रिज्म A1 BC से अपवर्तित होने के पश्चात किरणें स्क्रीन पर P1 और Q1, जो स्क्रीन का भाग है, हिस्सा है, उस पर जाकर के गिरती हैं। तो देखिएगा, इस प्रिज्म से अपवर्तित होने वाली जो किरणें हैं वो क्या है, ये दो किरणें हैं, जो Q1 पर और P1 पर, यानी कि इतने हिस्से में इस प्रिज्म से अपवर्तित होने वाली किरणों को यहां पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। और प्रिज्म A2 BC से जो किरण अपवर्तित होंगी वो कौन सी होंगी, P2 से Q2 हिस्से पर, पर्दे के P2 से Q2 हिस्से पर हमें A2 BC के द्वारा अपवर्तित किरणों को देखने में यहां पर देखने को मिलती हैं। जो पर्दे का हिस्सा है उस पर P1 से लेकर के Q1 तक जो प्रिज्म A1 BC से अपवर्तित किरण हुई हैं, उनको हमें यहां पर देखा जाता है, ठीक है, उनको हम यहां पर देखते हैं। और जो A2 BC प्रिज्म से अपवर्तित किरणें हैं उनको हम कहां पर देख सकते हैं, पर्दे के P2 और Q2 हिस्से पर, यानी कि इतने हिस्से पर हमें दिखता है प्रिज्म सेकंड वाले से अपवर्तित किरणें, और इतने हिस्से पर हमें क्या दिखती है, प्रिज्म जो 1 है, ये वाला हिस्सा है, उससे अपवर्तित किरणें हम यहां पर देख सकते हैं। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद किरणों को जब हम पीछे बढ़ाते हैं, यदि हमने इन किरणों को पीछे बढ़ाया, इस किरण को पीछे बढ़ाया, तो हमको एक पॉइंट मिल जाता है जो है S1, ठीक है, जहां पर ये एक दूसरे को काटती हैं। और S1 क्या है, प्रिज्म A1 BC का, प्रिज्म A1 BC द्वारा बनाया गया क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ये क्या कहलाएगा, यहां पर इस प्रिज्म के द्वारा आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। इसी तरीके से अगर हम दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, दोनों रेखाओं को यहां पर हम करते हैं, यहां से हमने इसको यहां पे बढ़ा दिया, इसको यहां पे बढ़ा दिया, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आभासी प्रतिबिंब किसका, इस लेंस के द्वारा, जो लेंस है A2 BC। क्लियर है, दोनों की किरणों को हमने पीछे हटाया तो हमें क्या मिला, एक पॉइंट मिला, और जहां पर दोनों ही पॉइंट हमें क्या मिले, इन दोनों प्रिज्म के द्वारा आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त हुए। क्लियर है। इसके बाद S2 द्वारा आभासी प्रतिबिंब जो यहां पर है वो हमें देखने को मिला। अब आप प्रकाश शंकु S1 P1 Q कौन सा है, S1 P1 Q, यानी कि इतने हिस्से, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहां पर ये जा रहा है, इतने हिस्से पर ये हिस्सा यहां पे आया तो ये शंकु बनाता है। क्लियर है। S1 P1 Q1 तथा S2 P2 Q2, ठीक है, S2 P2 Q2, ये वाला शंकु और ये वाला जो शंकु है, इन दोनों को हम कहना चाह रहे हैं, तो इन पर विचार कीजिएगा ये किस तरीके से, तो दोनों शंकु का जो प्रकाश है वो स्क्रीन के P1 P2 भाग पर एक दूसरे पर गिरता है। क्या कहा कि पर्दे के P1 P2 भाग पर इन दोनों शंकु का प्रकाश गिरता है। P1 P2 भाग हमने अगर ध्यान दिया हो तो यहां पर देखिएगा, इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तित किरणें भी यहां पर हैं और इस प्रिज्म के द्वारा अपवर्तित किरणें भी यहां पर हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, लाइट चली गई है और देखो वीडियो में कितना ज्यादा अंधेरा आ चुका है। सो फ्रेंड्स, लाइट का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में लाइट आती है। लाइट के आने पर ही मैं आपको यहीं से ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। सो फ्रेंड्स, इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं लाइट कब तक आती है। सो फ्रेंड्स, काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार लाइट आ ही गई, क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाना था और आपके लिए जो काम करता हूं उसके लिए मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए लाइट को भी आना ही पड़ा। तो काफी डेढ़ घंटे बाद लगभग लाइट आ गई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से जहां पर हमने वीडियो को रोका था। हमने रोका था कि P1 और P2 भाग पर, P1 P2 भाग पर प्रिज्म फर्स्ट और प्रिज्म सेकंड के लिए जो प्रकाश यहां पर पर्दे पर आया था वो दोनों ही प्रकाश इस हिस्से पर पड़ रहे हैं, यानी कि इस हिस्से पर दोनों प्रिज्म के प्रकाश ही पड़ेंगे। क्लियर है। तो जो व्यतिकरण है इस प्रिज्म से कैसे होगा, हमने आपको सब कुछ बता दिया है। ये दो प्रिज्म हैं,
इस प्रिज्म से जो अपवर्तित किरणें होती हैं वो पर्दे के P1 Q2 हिस्से पर जाती हैं, और इस प्रिज्म से परिवर्तित किरणें कहां पर जाती हैं, P2 Q2 पर जो पर्दे का हिस्सा है उस पर जाती हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो P1 और P2 पर्दे का हिस्सा है उस पर दोनों प्रिज्म के द्वारा जो अपवर्तित किरणें हैं वो आकर के यहां पर गिरती हैं। क्लियर है। अब प्रिज्म फर्स्ट जो है A1 B C जो प्रिज्म है उसकी दोनों किरणों को हमने जो है पीछे बढ़ाया तो हमें एक आभासी प्रतिबिंब मिलता है। इसी तरीके से इस पर भी हमें एक आभासी प्रतिबिंब S2 मिल जाता है। क्लियर है। तो यहां पर जो व्यतिकरण की कंडीशन है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। यहां S1 तथा S2 दो कला संबंध प्रकाश स्रोतों की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्रिज्म के हमें आभासी प्रतिबिंब S1 S2 मिले, ये क्या कर रहे हैं कि जो दो कला संबंध प्रकाश स्रोत की हमें आवश्यकता पड़ती थी व्यतिकरण कराने के लिए, व्यतिकरण के लिए, उसकी भांति ये दोनों S1 और S2 दोनों ही उसी स्रोत की भांति काम कर रहे हैं जो कला संबंध प्रकाश स्रोत हमें दो की जरूरत पड़ती थी। तो दो कला संबंध प्रकाश स्रोत S1 S2 उसी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और दोनों स्रोत से निकलने वाला प्रकाश स्क्रीन के भाग P1 P2 पर व्यतिकरण उत्पन्न करता है, यानी कि जो P1 P2 है उसी पर यह व्यतिकरण उत्पन्न करेगा। व्यतिकरण का मतलब क्या है, व्यतिकरण का मतलब यह है कि फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म की यह जो व्यवस्था है ये यंग डबल स्लिट के प्रयोग की तरह ही काम करती है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह था कि पर्दे पर हमें फ्रिंज दिखते थे, और पर्दे पर फ्रिंज जो दिखते थे वो कैसे दिखते थे, एक डार्क है, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, एक डार्क, एक ब्राइट, इस तरीके से हमें फ्रिंज दिखते थे। ठीक है। तो यहां पर जो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या देखा कि P1 और P2 जो पर्दे का हिस्सा है उस पर उनको फ्रिंज देखने को मिले। ठीक है। तो P1 P2 के मध्य व्यतिकरण फ्रिंज हमें दिखाई देने लगते हैं, और यदि S1 S2 के मध्य की दूरी कितनी मान लें, हम D मान लें, स्मॉल d। ठीक है। और उनके तल से स्क्रीन की दूरी जो कितनी मान लें, हम अगर d मान लें, यहां से जो दो स्रोत हैं यहां से हम d मान लें, तो हमको जो फ्रिंज की चौड़ाई मिलती है, फ्रिंज की चौड़ाई किसके द्वारा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो फ्रिंज की चौड़ाई मिलती है वो कितनी है, d लैम्डा बाय d। और d लैम्डा बाय d आप सभी जानते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई किसके द्वारा थी, फ्रिंज की चौड़ाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि जो थॉमस यंग थे उनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हमें फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिली थी, d लैम्डा बाय d मिली थी। तो यहां पर यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो थॉमस यंग के द्वारा किया गया था बिल्कुल उसी की भांति यह फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म काम करता है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इस फिगर को आप सही तरीके से समझ गए हो तो आप थ्योरी को अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। कितनी थ्योरी आपको जरूरत है, कितनी थ्योरी आप लिखना चाहते हैं, वो थ्योरी इस फिगर को समझने के ऊपर डिपेंड करती है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है विवर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो चलते हैं विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन की तरफ। तो डिफ्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं, यहां पर भी हमें स्रोत को देखना पड़ेगा, और हमने ये रियल में देखा है। अब रियल में कहां देखा है ये तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको चलो हम बता देते हैं कि आपने रियल में कहां पर ये देखा होगा। क्लियर है। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि प्रकाश कैसा होता है, सीधी रेखा में चलता है। क्लियर है। ये हम सभी जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और यही कारण है कि रास्ते में आने वाली रुकावटों की छाया हमें दिखती है। अरे अगर प्रकाश मुड़ता हुआ चलेगा तो क्या होगा, छाया नहीं दिखाई देगी, वो क्या होगा, वहीं से जैसे कोई अगर मनुष्य सामने खड़ा हुआ है तो उसकी छाया हमें दीवार पर दिखाई देती है। अगर प्रकाश सीधे तरीके से नहीं चलेगा तो क्या होगा, उसके पीछे से मुड़ करके प्रकाश की किरणें जाएंगी और वहां पर जो छाया बनी हुई है उसको खत्म कर देंगी। तो इसी से हमें पता लगता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, और यही कारण है कि रास्ते में आने वाले सभी रुकावटों की हमें छाया प्राप्त होती है। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम इस विवर्तन को समझ लेते हैं, यही है इसका विवर्तन। ठीक है। यही तो विवर्तन है जो कहलाता है कि जो आने वाला प्रकाश के रास्ते में आने वाला अवरोध है, आने वाले जो भी चीजें हैं उनकी छाया हमें दिखाई देती है, और आंशिक रूप से प्रकाश मुड़ना विवर्तन कहलाता है। यानी कि प्रकाश कुछ कंडीशंस पर मुड़ जाता है, कुछ कंडीशंस पर प्रकाश मुड़ता भी है।
ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए समझ लेते हैं। जब किसी पी क्यू स्लिट पर, ये पी क्यू एक स्लिट है, इस फिगर को आप रहने दीजिएगा, इस फिगर को आप समझिएगा पहले, बाद में इस फिगर पर आते हैं। पी क्यू को यहां पर एक स्लिट है, उस पर क्या हुआ, प्रकाश हमने डाला, उस पर हमने प्रकाश डाला, तो सामने रखे पर्दे पी डैश क्यू डैश, यहां हाँ पी डैश क्यू डैश, जो पी डैश क्यू डैश सामने रखा पर्दा है उसके पी डैश क्यू डैश भाग पर प्रतिदीप्त हो जाता है। ठीक है, प्रकाश यहां पर चमकता है, यहां पर नहीं चमकेगा, यहां पर प्रकाश की प्रतिदीप्ति हमें दिखाई देती है। और जो पी डैश क्यू है इस पर ज्यामिति छाया बनती है और क्यू डैश वाई पर ज्यामिति छाया बनती है। अब यहां पर ज्यामिति का क्या मतलब है, ज्यामिति का मतलब यह है कि जिस तरीके से, जैसा यहां पर बना हुआ, मान लिया ये किनारा जो है ये इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये यहां पर बना हुआ दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं ज्यामिति। क्लियर है, अगर ये नोकदार है तो नोकदार यहां पर दिखाई देगा, ठीक है, कुछ डिजाइन बना हुआ है तो कुछ डिजाइन यहां पर दिखाई देगा, तो इसी को ज्यामिति बोलते हैं, यानी कि जैसा यहां पर है वैसी ज्यामिति आगे हमें पर्दे पर दिखाई देगी। क्लियर है, तो ज्यामिति छाया जैसी हमें दिखाई देती है, तो क्या होता है, जब कोई अपारदर्शी अवरोध, अब इस फिगर पर आते हैं, कोई अपारदर्शी अवरोध हमने इसमें रख दिया, मान लिया हमने यहां पर ये हमने इस पर रख दिया है, अपारदर्शी अवरोध हमने रख दिया है, तो हमें क्या दिखाई देगा, इस अपारदर्शी अवरोध की जो भी हमने यहां पर प्रकाश के रास्ते में रखा हुआ है वो यहां पर हमें ज्यामिति छाया के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, मान लो किसी इंसान को खड़ा कर दिया है तो हमें जो छाया दिखाई देगी वो इंसान के तरीके की ही बनी हुई दिखाई देगी, ऐसा तो नहीं कि इंसान को खड़ा कर दिया है और हमें बॉक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ज्यामिति छाया उसे ही कहते हैं कि जिस तरीके से इंसान बना हुआ होता है उसी तरीके से हमें छाया बनी हुई दिखाई देगी। ये नहीं कि हमने रखा इंसान को और बन गया हमारे पास कोई भी, जैसा शेर बन गया है, ऐसा नहीं दिखाई देगा, उसी तरीके से उसी की ही ज्यामिति हमें दिखाई देगी। अगर हमने कोई ट्रायंगल शेप प्रकाश के सामने रास्ते में रखी हुई है तो ट्रायंगल शेप की हमें छाया दिखाई देगी, उसी तरीके की हमें जियोमेट्री छाया दिखाई देगी। क्लियर है, तो पर्दे पर जो पर्दे का हिस्सा है P1 और Q1 उस भाग पर हमें ज्यामिति छाया दिखाई देती है, और P डैश Q डैश और यहां पर Q डैश और Y पर जो है प्रतिदीप्ति हमें दिखाई देती है। क्लियर है, यानी कि प्रकाश जो है यहां से जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है उसकी जो कोटि होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, तो प्रकाश के उस स्थान पर भी पहुंच जाता है जहां ज्यामिति छाया बनती है, यानी कि प्रकाश यहां पर भी हमको कुछ कुछ दिखाई देगा। क्लियर, तो यहां ज्यामिति छाया बनती है, इसका अर्थ है कि स्लिट, ये जो स्लिट है या फिर ये अवरोध है, इन दोनों में से किसी एक की बात करेंगे। स्लिट या यहां पर जो अवरोध दिखाया गया है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, या फिर किनारों का एकदम शार्प होना, किनारों का एकदम शार्प होना प्रकाश किरणों को मोड़ देता है। ठीक है, मान लो ये बहुत छोटा है तो यहां पर इसकी जो छाया है वो हमें बहुत कम, ना के बराबर दिखाई देगी, बहुत छोटा होने के बावजूद, अगर ये छोटा है तो। दूसरी बात, अगर इसके किनारे जो है वो शार्प है, तीक्ष्ण है, तो क्या होगा, यहां पर प्रकाश पहुंचेगा, फिर भी यहां पर प्रकाश पहुंचेगा, और जो प्रकाश पहुंचेगा उसी से पता चला कि अगर किनारे शार्प हैं तो यहां से प्रकाश मुड़ करके यहां पर पहुंचेगा। क्लियर है, ये एक्सपेरिमेंट में पता चला कि अगर किनारे शार्प है तभी प्रकाश मुड़ता है, या फिर अत्यंत छोटा कोई अवरोध है, अत्यंत छोटा कोई हमने यहां पर वस्तु रखी हुई है तो तब यहां पर प्रकाश पहुंच जाता है, उसकी छाया हमें देखने को एक ना के बराबर मिलती है, बहुत कम मिलती है। क्लियर है, तो डेफिनेशन में हमने लिखा कि किसी स्लिट या अवरोध या फिर तीक्ष्ण किनारों वाला कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो किसी स्लिट या फिर अवरोध या तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। एक साधारण भाषा में समझ लीजिएगा, प्रकाश का मुड़ना ही क्या है, विवर्तन है। और जो प्रकाश मुड़ता है वो कहां से मुड़ता है, कोई अवरोध जो छोटा हो या फिर तीक्ष्ण किनारों वाला हो, तो वहां से प्रकाश का मुड़ना हमें सही तरीके से दिख जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और विवर्तन की जो यह घटना है ये किसी भी तरंग के लिए सत्य है, चाहे वो कोई सी भी तरंग हो उनके लिए सत्य है, चाहे वो साउंड वेव हो, ध्वनि तरंगे, और चाहे वो प्रकाश की तरंगे हो, लाइट वेव हो, वो सभी तरंगों के लिए क्या है, सत्य है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं कि ध्वनि तरंगों के लिए कैसे सत्य है। आप मान लीजिएगा कि एक कमरे में आप हो, बीच में दीवार है, एक कमरे में आप हो यहां पर
और बीच में ये दीवार है और यहां पर आपका दोस्त बैठा हुआ है। कमरा बिल्कुल बंद है, दोनों कमरे एकदम बंद है। क्लियर है? यहां पर ये दरवाजा है, यहां पर भी ये दरवाजा है। तो जैसे ही आप यहां से बोलोगे, इसको आवाज दोगे, तो क्या होगा? साउंड वेव इस दरवाजे से निकल करके जाएंगी, यहां पर इसको सुनाई देंगी। तो क्या हुआ? जो किरणें हैं, जो वेव हैं, वो मुड़ी। और इसी को क्या क्या कहते हैं? हम विवर्तन कहते हैं। किरणों का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। उसी तरीके से यदि ये दो कमरे हैं, यहां पर ये बल्ब जला हुआ है, यहां पर ये बल्ब जला हुआ है, यहां से रोशनी जाएगी तो रोशनी का कुछ हिस्सा हमको यहां पर भी दिखाई देता है, जबकि सीधी चलनी चाहिए, यहां पर दिखाई देना चाहिए बस, लेकिन यहां पर भी दिखाई देता है। तो हम ये देखते हैं कि कुछ हिस्सा यहां से मुड़ा, जो इसको यहां से ये दिखाई दे रहा है कि हां गेट खुला है, यहां पर ये हिस्सा दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? वो प्रकाश का विवर्तन है। तो विवर्तन किसी भी तरंग के लिए सत्य है। और हम देखते हैं कि किसी स्लिट, अवरोध या तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? स्टूडेंट्स, ये विवर्तन की जो थ्योरी है ये आती है 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ही। तो 2 नंबर में आप इतनी सी डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि किसी स्लिट या अवरोध या तीक्ष्ण किनारों पर प्रकाश का आंशिक रूप से मुड़ना विवर्तन कहलाता है। बस इतनी सी तो काम करना है, बाकी आप एग्जाम्पल के रूप में समझ गए होंगे और आप अपनी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर देख लेते हैं फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन। फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन ये क्या है? देखिएगा, फिगर तो काफी ज्यादा खतरनाक बना हुआ है, लेकिन इस वीडियो में इस फिगर को हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इससे बनने वाले जो फॉर्मूले हैं उनको सही तरीके से देखेंगे, क्या फॉर्मूले बनते हैं, इसकी क्या थ्योरी थी, उसको हम देखने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, मुझे ये लास्ट वीडियो में कमेंट आया था जिसमें हमने जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फिगर था, उस फिगर को स्टूडेंट्स को बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही है। क्लियर है? तो उस फिगर को बनाने के लिए हम एक वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। उस वीडियो को आप देखिएगा। उस वीडियो में किस तरीके से फिगर बनता है, आप उस मेथड को फॉलो कीजिएगा। आप कहीं पर भी गलती नहीं करोगे, एक बार में ही आप फिगर को ड्रॉ कर पाओगे। और उस वीडियो को मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, जो होगी कि ड्रॉ द इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर है? तो उस वीडियो को जल्द ही अपलोड कर देंगे इस वीडियो के बाद, तो आप देखते रहिएगा। तो बात कर लेते हैं फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन की। फ्रॉनहोफर एक स्लिट विवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो इस फिगर से आप डरिए मत, ये काफी ज्यादा हल्का है, काफी ज्यादा इजी है समझने में आपके लिए। ठीक है? आपको अगर कुछ हार्ड लग रहा हो तो आपको जब हम बताएंगे तो आप उसको सही तरीके से समझ लेंगे। तो देखिएगा, एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एस, ये देखिएगा, ये एक मुख्य अक्ष है, इसमें 2 लेंस दिखाए गए हैं, ये एक पर्दा है। तो एस को हमने माना एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, एस की बात हो गई। अब L1 उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है। यहां पर मान लो कि ये इसका फोकस है, L1 लेंस का, इसके फोकस पर ये स्रोत रखा हुआ है। क्लियर है? और ए भी एक स्लिट है, जो ये कागज है इस तल के लंबवत है, यानी कि इस तरीके से खड़ी हुई है। ठीक है? इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, इस तरीके से। ठीक है? कागज के तल के लंबवत है, इस तरीके से ऊपर को खड़ी हुई है। स्लिट की चौड़ाई कितनी है? वो d है। देखिएगा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? d है। और m एक पर्दा है, जो m है उसको हम क्या मान लिया? एक पर्दा है। क्लियर है? ये जो हमारे पास यूज हुए हैं इक्विपमेंट, इनकी हमने बात कर ली है। अब इस पर्दे की स्लिट से दूरी कितनी है? d है। इस पर्दे की देखिएगा, यहां से है ये स्लिट से दूरी, इस स्लिट से दूरी कितनी है?
डी है। क्लियर? स्लिट तथा पर्दे के मध्य एक दूसरा लेंस L2 रखा है। एक दूसरा लेंस क्या रखा है? L2 भी रखा हुआ है, इसको भी आप देखिएगा। और पर्दा उस लेंस L2 के फोकस पर रखा है, जो L2 इसका फोकस है उस पर यह पर्दा रखा हुआ है। क्लियर है? जब प्रकाश स्रोत S से स्लिट पर प्रकाश पड़ता है, यानी कि प्रकाश स्रोत S से इस लेंस के द्वारा स्लिट पर जो प्रकाश पड़ता है तो पर्दे के केंद्र O पर मुख्य उच्चिष्ट बनाता है। मतलब यहां पर देखिएगा, इस लेंस से ये होकर के जाएगी, यहां पर ये इसके केंद्र पर जाएगा और यहीं से एक प्रकाश किरणें यहां से डिफ्लेक्ट होकर के P पॉइंट पर जाएंगी, जो क्या बनाती है? मुख्य उच्चिष्ट बनाती है। अधिकांश प्रकाश ऊर्जा मुख्य उच्चिष्ट से ही केंद्रित रहता है, मुख्य उच्चिष्ट से ही केंद्रित रहता है, जो अधिकतम इससे प्रकाश निकलता है, जिसके अगल बगल क्रमागत अदीप्त फ्रिंज तथा तेजी से घटती तीव्रता की दीप्त फ्रिंज बनती है। यानी कि जिसके आसपास जो हमारे पास ये मुख्य उच्चिष्ट बना है, उसके आसपास क्या होगा? हमें एक अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी, यानी कि पी पॉइंट के आसपास अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी, जो तेजी से घटती तीव्रता की दीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है? इसके बाद उत्तल लेंस L1 से निकलने वाला प्रकाश, उत्तल लेंस L1 है, उससे निकलने वाला जो प्रकाश है, देखिएगा ये प्रकाश यहां से निकल रहा है, उससे निकलने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये मुख्य अक्ष है, इसी के समांतर देखिएगा, इस अक्ष के समांतर ये लाइन है, इस अक्ष के समांतर ये लाइन है। तो L1 उत्तल लेंस से निकलने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। क्लियर है? इस प्रकार स्लिट पर एक समतल तरंगाग्र आपतित होती है। तो स्लिट पर कैसी हुई? समतल तरंगाग्र आपतित हुई है। ये आप देख लीजिएगा, इस लेंस से इस मुख्य अक्ष के समांतर किरणें निकली हैं, तो ये किस पर आपतित होती हैं? ये होती है स्लिट पर। ठीक है? तो हाइगेंस के नियम अनुसार हम ये देखते हैं कि स्लिट ए बी प्रत्येक बिंदु से आपतित होती। ठीक है? प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में गति करती हैं। स्लिट ए बी से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में गति करती हैं। जो तरंगिकाएं स्लिट से बिना विचलित हुए सीधी चलती हैं, बिना विचलित हुए सीधी चलती हैं, वो क्या होती हैं? लेंस L2 पर आपतित होती है। यहां से लेंस L2 पर आपतित हुई और वे सभी पर्दे के केंद्र पर फोकस हो जाती है। देखिएगा, जो इस लेंस पर सीधी रेखा में किरणें चली थी, वो क्या होती हैं? इस पर्दे के मध्य बिंदु पर O पर फोकस हो जाती है, क्योंकि इन तरंगिकाओं के मध्य कलांतर कैसा है? शून्य है। और जिन तरंगों के मध्य जो कलांतर होगा वो शून्य होगा, वो पर्दे के फोकस पर जाएंगी, O पॉइंट पर जाएंगी। क्लियर है? मध्य बिंदु पर। अतः ये सभी एक दूसरे पर कला के अध्यारोपित होती है, एक दूसरे की कला में अध्यारोपित हो जाती है, मुख्य उच्चिष्ट बनाती है। और ये क्या कहते हैं? मुख्य उच्चिष्ट। ठीक है? और ये मुख्य उच्चिष्ट बनाती है, यानी कि यहां से यहां तक हमको फ्रिंज दिखाई देगी। इस प्रकार पर्दे के केंद्र पर सर्वाधिक तीव्रता वाली फ्रिंज बनती है। यहां पर क्या होगा? जब यहां पर इन किरणों का फोकस आएगा तो सबसे ज्यादा प्रतिदीप्ति होती है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक तीव्रता वाली, यानी कि यहां पर ब्राइटनेस दिखाई देगी और यहीं पर क्या बनती है? एक फ्रिंज बन जाती है, जो है ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है? जो है ब्राइट फ्रिंज हमको दिखाई देगी। क्लियर? और देख लीजिएगा, जो तरंगिकाएं CO से थीटा कोण पर मुड़ती हैं, जो तरंगिकाएं CO से, देखिएगा CO ये है, ये वाली लाइन, इससे थीटा कोण पर मुड़ती है, वे सभी लेंस 2 द्वारा पर्दे के P पॉइंट पर फोकस होती हैं। देखिएगा, यहां से ये थीटा कोण पर मुड़ी तो इस लेंस के द्वारा ये P पॉइंट पर फोकस हुई, यहां से ये थीटा कोण पर मुड़ी है, इस लेंस के द्वारा ये P पॉइंट पर फोकस हुई है। यहां से थीटा कोण पर मुड़ी है तो ये इस लेंस के द्वारा ही इस P पॉइंट पर कैसी हुई? फोकस हुई है। क्लियर है? तो P पर पहुंचने पर देखिए, बिंदु P की तीव्रता P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के पथांतर पर निर्भर करती है। जैसा उसका पथांतर होगा वैसे ही उसकी तीव्रता होगी, जो भी किरण इस P पॉइंट पर पहुंचती है। अब याद रखिएगा कि AK क्या है? रेखा BN पर
डाला गया लंब है। ए के रेखा बी एन पर डाला गया लंब है, इसलिए बिंदु ए तथा बी से निकलने वाली तरंगिकाओं, जो निकलने वाली तरंगिकाएं हैं, ए और बी से जो भी तरंगिकाएं निकल रही हैं उनके मध्य बी के, ये क्या कहलाएगा? पथांतर कहलाएगा। देखिएगा बी एन पर ए के लंब है और जो ए और बी के द्वारा तरंगिकाएं निकल रही हैं उस पर बी के क्या है? पथांतर है। तो इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी के में, त्रिभुज ए बी के में ये थीटा है, तो क्या होगा? ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। क्लियर? तो त्रिभुज ए बी के में, तो यहां पर देख लेते हैं त्रिभुज ए बी के से बी के इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है डी साइन थीटा। देखिएगा ए बी की वैल्यू कितनी है? डी साइन थीटा। यहां पर ए बी की वैल्यू डी है। क्लियर है? तो ए बी की जगह पर हमने क्या रखा? ए बी की जगह पर हमने रखा डी, और ये साइन थीटा है ही। क्लियर? अब यदि पथांतर डी साइन थीटा 1 का मान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समान हो, कैसा हो? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समान हो, तो P पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यदि पथांतर d sin थीटा का मान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समान हो तो P पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। ऐसा इसलिए कि पूरी स्लिट को दो बराबर भागों AC तथा CB का बना माना जा सकता है। देखिएगा पूरी स्लिट है, उसको दो भागों में हम मान सकते हैं कि AC और BC, जैसे उन दोनों प्रिज्म को हमने रखा था इसी तरीके से इस स्लिट को भी हम रख सकते हैं। AC और BC ये दो हिस्सों में बनी हुई है। क्लियर है? तो यहां पर तब बिंदु P पर पहुंचने वाली A व C से निकलने वाली तरंगिकाओं तथा C व B से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य जो पथांतर होगा वो λ/2 होगा। देखिएगा बिंदु P पर पहुंचने वाली A और C इस स्लिट से निकलने वाली जो तरंगिकाएं हैं और CB स्लिट से निकलने वाली जो तरंगिकाएं हैं, यानी कि जो हमने दो स्लिट के रूप में हमने इसको बांटा था, तो उन दोनों स्लिट से निकलने वाली तरंगिकाएं जो बिंदु P पर पहुंचती हैं उनके बीच जो पथांतर होगा वो कितना होगा? वो होगा λ/2। इसी प्रकार AC के किसी भी बिंदु CB के किसी भी संगत बिंदु के मध्य जो पथांतर होगा वो भी कितना होगा? λ/2 होगा। ये 2-3 पॉइंट है, आप इनको रीड करिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है? अब हम आते हैं फ्रॉनहोफर एकल स्लिट विवर्तन के महत्वपूर्ण बातें। ठीक है? ये जो हमने ऊपर पढ़ा ये क्या था? ये इस फिगर के बारे में था, किस तरीके से फ्रॉनहोफर ने अपने इस संयोजन को अंजाम दिया, अपने इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। ठीक है? एक स्लिट से ही विवर्तन करा करके। अब हम देख लेते हैं फ्रॉनहोफर एकल लिस्ट विवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जो न्यूमेरिकल आपको देगा उसमें वो आपको वैल्यू दे देगा और वो पूछेगा कि nवें द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, nवें द्वितीय निम्निष्ट के लिए पर्दे की दूरी क्या होगी, मुख्य उच्चिष्ट के लिए चौड़ाई क्या होगी, मुख्य उच्चिष्ट के लिए कोणीय चौड़ाई क्या होगी, द्वितीय उच्चिष्ट के लिए चौड़ाई क्या है, द्वितीय निम्निष्ट के लिए चौड़ाई क्या है। इन सभी को वो आपसे मालूम कर सकता है अलग अलग पॉइंट दे करके। तो आइए इनको भी देख लेते हैं ये किस तरीके से है। तो फ्रॉनहोफर एकल स्लिट विवर्तन के अनुसार बताया गया कि nवें द्वितीय उच्चिष्ट के लिए जो d होगा वो कितना होगा? साइन थीटा डैश n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2n + 1 λ/2 हम इसको लिख सकते हैं। और जहां पर n की वैल्यू हम क्या रख के देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि nवें की बात की है। तो यहां पर अगर वो पूछेगा न्यूमेरिकल में वो यही कह सकता है कि फर्स्ट द्वितीय उच्चिष्ट के लिए तो n इक्वल टू फर्स्ट रखेंगे, सेकंड द्वितीय उच्चिष्ट के लिए तो n इक्वल टू 2 रखेंगे, थर्ड द्वितीय उच्चिष्ट के लिए तो 3 रखेंगे, फोर्थ 5 फोर्थ 5th 6 हम रखते जाएंगे तो उतने ही द्वितीय उच्चिष्ट के लिए हमें पता चलता जाएगा। वो अगर ये पूछेगा कि प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट के लिए जो d की वैल्यू है वो निकालिए, तो हम क्या रखेंगे? यहां पर n की वैल्यू प्रथम पूछा गया है, प्रथम तो हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, सेकंड तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, इस तरीके से हम रखते जाएंगे। ठीक है? और जो थीटा डैश n है वो क्या है? nवें द्वितीय उच्चिष्ट की पर्दे पर कोणीय स्थिति है। ठीक है? वो कोणीय स्थिति जो है वो अगर दी हुई है तो साइन थीटा डैश n से हम निकाल सकते हैं। अब ये तो था द्वितीय उच्चिष्ट के लिए। अब वो मालूम कर सकता है कि nवें द्वितीय निम्निष्ट के पर्दे के केंद्र से दूरी कितनी है।
ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई एन इक्वल टू एन डी एन अपॉन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसमें भी हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू अगर हम 1 2 3 रखते जाएं तो क्या होगा, प्रथम द्वितीयक निम्निष्ठ और द्वितीय द्वितीय निम्निष्ठ, तृतीय द्वितीय निम्निष्ठ के लिए पर्दे केंद्र से दूरी वो कुछ भी मालूम कर सकता है। तो जितना वो करे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जितना भी वो मालूम करे निम्निष्ठ के लिए वहां, तो यहां पर एन इक्वल टू अगर प्रथम पूछता है तो फर्स्ट, द्वितीय पूछता है तो सेकंड, थर्ड, इस तरीके से रखते जाएंगे और उच्चिष्ट के लिए हम इसमें रखते जाएंगे। क्लियर है। अब अगर वो मालूम करता है आपसे कि मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आप फॉर्मूला रखेंगे W नॉट इक्वल टू 2d लैम्डा बाई डी। अब वो मुख्य उच्चिष्ट की चौड़ाई जो आपसे पूछ रहा है वो क्या कह सकता है कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ये भी आपको कह सकता है। तो केंद्रीय और मुख्य एक ही बात है, केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई या केंद्रीय मुख्य उच्चिष्ट चौड़ाई अगर आपसे पूछेगा तो आप रखोगे W नॉट इक्वल टू 2d लैम्डा अपॉन डी। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अब कहा गया है मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, मुख्य उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई या फिर कह सकता है आपसे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो उसके लिए फॉर्मूला है थीटा नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी, थीटा नॉट इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन डी। नेक्स्ट मालूम कर सकता है आपसे कि nवें द्वितीय उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी, ये अभी हमने पीछे बताई थी 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन में 2d, कितना है 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। क्लियर है। तो nवें द्वितीय उच्चिष्ट की पर्दे के केंद्र से दूरी हम इससे निकालेंगे। अब अगर वो आपसे न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बताइए, तो द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए आप फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, जिससे कि D कैपिटल D जो है वो आपको पता है। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी और स्मॉल d है दोनों स्लिट के बीच की दूरी। ठीक है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास है तरंग दैर्ध्य। अब यदि वो आपसे कहेगा कि द्वितीय निम्निष्ठ की चौड़ाई बताइए, तो द्वितीय निम्निष्ठ की चौड़ाई के लिए आप फॉर्मूला रख दोगे W इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। तो आप देखिएगा ये दोनों फॉर्मूले सेम है। तो हमने क्या लिखा, द्वितीय निम्निष्ठ और उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, द्वितीय यानी कि द्वितीयक, ये द्वितीयक है, द्वितीयक निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ट की चौड़ाई एक समान है। सो फ्रेंड्स, ये था फ्रनहोफर एकल स्लिट विवर्तन के कुछ कंडीशंस थी जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें पता चल जाता है कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास टॉपिक होने वाला है प्रकाश का ध्रुवण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण किस तरीके से होता है हम आपको पूरी डिटेल में फिगर की सहायता से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो ध्रुवण का तल है, उसके कंपन का तल है, ये दोनों किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। और पोलराइजेशन के लाइट का डबल रिफ्लेक्शन, ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन भी हम उसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो यहां पर अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।